उनका बयानिया क्या था, चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं। और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना, फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानी में कौमें तरक्की करती हैं? ये समझता हूँ कि जी इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, तो उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। लोगों को असल और नकल का फर्क जो है वो पता चल गया है। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, चाहे वो ये धरने की कॉल हो या जलसों की कॉल हो या बॉयकॉट की कॉल हो या कोई भी कॉल हो, अवाम ने इनके ऊपर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया और इसकी गूंज खैबर पख्तूनख्वा में भी पहुंची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कल तक, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक मुल्क में बेरोज़गारी की शरह मज़ीद बढ़ गई है और बेरोज़गार अफराद की तादाद तकरीबन 80 लाख तक जा पहुंची है। आज तवील खामोशी के बाद डेवलपमेंट ये हुई कि मैं नवाज शरीफ साहब सामने आए, उन्होंने लबकुशाई की और बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को उनकी जानिब से शाबाश दी गई। जबकि हालिया ज़िमनी इलेक्शन में फतह पर उन्होंने कहा कि झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई है। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया, दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर साबित हुए। उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई अकेला मुजरिम नहीं है, बल्कि उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे, उनका हिसाब होना चाहिए। ठीक एक साल कबल आज ही के दिन यानी 26 नवंबर को पीटीआई ने बानी और दीगर 80 रहनुमाओं की रिहाई के लिए अपने एहतजाजी सियासत की सबसे बड़ी कॉल दी थी, यानी 26 नवंबर की। और इस्लामाबाद पहुंचे थे कारकुनान, फिर इस्लामाबाद में उनके साथ जो कुछ हुआ, पीटीआई आज भी उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। उस दिन के बाद से अब तक तहरीक इंसाफ कोई काबिल जिक्र एहतजाज भी नहीं कर पाई है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, हम इस पर भी हम बात करेंगे। और बानी समेत किसी भी रहनुमा की जो रिहाई है वो भी मुमकिन नहीं हो सकी। और हालिया ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकद्दर ठहरी है। तो गोया ये बात किस हद तक दुरुस्त मालूम होती है कि पीटीआई की एहतजाजी सियासत जो है वो उनके फायदे के बजाय ज्यादा उनके लिए नुकसान का सबब बन रही है। अब नाज़रीन, सवाल यह भी है कि क्या पीटीआई अपना तर्ज सियासत बदलने जा रही है या नताइज की परवाह किए बगैर मामलात को ऐसे ही लेकर चलेगी। और आज नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप का इनेकाद हुआ जिसके शुरका से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुंदिर ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी के लिए मुल्क की सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देर पा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत काविशें और इदाराजाती हम आहंगी निहायत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम अगर मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर नजर डालें तो भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ हमें जो है वो वाज़ेह दिखाई देता है, जो मुल्क में दहशतगर्दी का असल जिम्मेदार है। इस चैलेंज से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका हुक्काम का मुत्तहिद होना इंतहाई जरूरी है। ये इत्तेहाद अब मुमकिन कैसे है, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरिक साहब, दिफाई तजज़ियाकार हैं, जबकि दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे कमरुल इस्लाम राजा साहब और जो कि नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिरदौस शमीम नकवी तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आज जो आर्मी चीफ की जानिब से भी बात की है एक यूनिटी की, सबसे पहले तो सवाल यही करूंगा कि यूनिटी हमारे मुल्क को यकीनी तौर पर बड़ी जरूरी है, ये किस तरह से पॉसिबल है कि हम एक यूनिटी में आ जाएं? दानिश, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को जो इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। हमारे जो इकाइयाँ हैं, हमारे जो सूबे हैं, उनके अंदर हम आंगी होनी चाहिए, उनके अंदर हार्मनी होनी चाहिए। वेयर एज पोलराइजेशन की वजह से इतना बुरा हाल है कि पर्टिकुलरली एक सूबा जहाँ पे कि एक दूसरी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है उनकी गवर्नमेंट है, उनका और सेंटर के साथ किसी किस्म की बजाय उस कोई हम आंगी होने चाहिए होने के टोटली तफरका है, वो टोटल ही इश्यूज हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपने अंदर यूनिटी नहीं ला सकते जब तक हम जो है वो मेरिट बेस्ड पॉलिसीज नहीं लाते, जब हम लोग मेरिट बेस्ड इलेक्शन नहीं करते, जब हम लोग जिसका जो हक है उसको नहीं देते। इन सारी चीजों के ना होते हुए या इन सारी चीजों के फुकदान की मौजूदगी में मेरा ख्याल है कि यूनिटी लाना बहुत मुश्किल होगा।
अच्छा जनरल साहब, ये भी फरमाएगा कि जिस तफरीके की आप बात करें यकीनी तौर पर और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान का मामला देखा जाए, दहशतगर्दी का मामला देखा जाए, तो वही सूबा सबसे ज़्यादा मुतासिर है। तो यूनिटी लाई किस तरह जाएगी, इस तफरीके को ख़त्म किस तरह किया जाएगा? और जिस तरह आप हक तलफी की बात कर रहे हैं, ये कर कौन रहा है हक तलफी, जिसका बार बार तहरीक इंसाफ भी जिक्र करती रहती है और दूसरी जमातें भी हैं इसका जिक्र करती हैं इसका? देखिए, हमारे सामने जो ट्रैजेक्टरी है पाकिस्तान की पिछले 3 साल की, वो हम सब हमारे सामने है। अनडाउटेडली इस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, तो नैरेटिव तो उन्हीं का बिकेगा। वो तो बिल्कुल जो कहेंगे वही है। जो आज नवाज शरीफ साहब ने जो आज जो बातचीत की है काफी अरसे बाद, तो डेफिनेटली तमाम मीन्स, तमाम जराए उनके पास हैं। जो वो कहेंगे वही सच लगेगा और सच महसूस किया जाएगा। वेरएज जो मेरी तो ख्वाहिश होगी कि मैं बहुत ज्यादा बातचीत ना करूं पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर। जिस तरीके से चीजें हुई हैं वो हम सबके सामने है। और आजकल जबकि सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें ब्यूटी यही है कि एक झूठ को छुपाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले अगर सच का टाइम था चंद साल सरफस होने में, आज चंद दिनों में जो सच जो है वो सामने आ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। बाहर को जो हमारे चैलेंजेस हैं, इंडिया के साथ हमारा चैलेंज है, अफगानिस्तान के साथ हमारा चैलेंज है। एक दफा फिर पाकिस्तान दो बड़े हाथी जो कि दुनिया की ग्लोबल लेवल पे है, उनकी लड़ाई के सेंटर में, एक तरफ चाइना एक तरफ यूएस है। तो इन सारी चैलेंजेस को निपटने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अच्छा जनरल साहब, इस पे हम कल भी बात कर रहे थे, जो मामला अफगानिस्तान के साथ उठा, और कल हमने देखा कि हम पे इल्जाम भी लगाया गया कि हमने स्ट्राइक्स की, जबकि DGIS की जानिब से बरमला कहा गया कि अगर हम करेंगे तो हम खुला करेंगे, बता के करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में जो अपडेट ये है कि आज ईरान की जानिब से सालसे की पेशकश आई है, और माजी करीब के अंदर हमने जो अभी मुज़ाकरात किए दोहा के अंदर, जिसमें इस्लामी ममालिक शामिल थे। अब इसमें तब तो ईरान शामिल नहीं था। ईरान की शमूलियत अगर होती है तो हालात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? कोई हेल्प हो सकती है हालात की कंट्रोल करने में या बेहतरी में? देखिए, जब मैंने PhD की थी, और मेरी PhD थी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ CPEC के ऊपर, और उसका टोटल मकसद ये था कि CPEC जो एक बहुत बड़ी चेंज है पाकिस्तान के रास्ते में, उसको देखा जाए कि उसको खतरात क्या होंगे, और अगर हमने CPEC का एग्जीक्यूट कर लिया तो फिर हमारी जो फ्यूचर सिक्योरिटी है वो कैसे इंश्योर होगी। तो मेरे नज़दीक मैंने उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था गोल्डन रिंग ऑफ सिक्योरिटी, कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो उस वक्त की सुपर पावर्स हैं, वो तो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने में बुरी तरह से नाकाम हुई है। चाहे उन्होंने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए, हाथ साफ किए और वापस चले गए, और पाकिस्तान के लिए वो मैस छोड़ दिया टू सॉर्ट आउट। सेकेंड टाइम अगेन वो वॉर ऑन टेरर के लिए आए, यहाँ पे एक मैस क्रिएट किया, यहाँ पे हथियार छोड़ के वो वापस चले गए, और वो सारा जो उसका खमियाजा वो पाकिस्तान भुगत रहा है। तो इस सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि वो रीजनल कंट्रीज जो कि अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी से डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं, लाइक रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, उनको स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उनको हाथ जोड़ने पड़ेंगे अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए। मेरे नज़दीक इससे पहले तुर्की और कतर ने एफर्ट किया है, ईरान का बीच में शामिल होना खुशाइंद है, लेकिन देखना ये होगा कि ईरान जो है वो किस साइड के ऊपर है। ईरान जो है वो उस साइड पे नहीं है विच इज जो कि यूएस का कैंप है, वो तो यूएस का राइवल है। सऊदी अरेबिया अगर बीच में आता है, जिसके साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, और मैं समझता हूँ कि उनको बहुत पहले इसमें आ जाना चाहिए था। रशिया अगर बीच में आता है, चाइना बीच में आता है, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा चांसेस है हमारे पीस, अमन के और एक ये जो एग्रीमेंट के। जनरल साहब, ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह आपने सऊदी अरेबिया का हवाला दिया, बाकी ममालिक का यकीनी तौर पर रशिया और चाइना क्योंकि अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट बड़ी कर रहा है, और हमारे CPEC का जो मनसूबा यकीनी तौर पर गेम चेंजर जिसको कहा जाता है, इसमें अफगानिस्तान की शमूलियत के हवाले से बात हो सकती है, और खास तौर पर ये ईरान और सऊदी अरब को लेने के अंदर तमाम मामला के अंदर इतना डिले क्यों समझते हैं आप? देखिए, वैसे तो अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया के साथ अभी हमने एग्रीमेंट किया था, डिफेंस एग्रीमेंट। एक मुल्क के ऊपर हमला, दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कंसिडर किया जाएगा। अभी उसकी इंक जो है वो ड्राई नहीं हुई थी, तो पाकिस्तान के ऊपर ये चैलेंज सामने आ गया अफगानिस्तान की तरफ से। तो मैं ये कहूंगा कि अब सऊदी अरेबिया ने अपना इंटरेस्ट देखा, और उसने इवन इसको कंडेम करना भी मुनासिब नहीं समझा, जो कि एक टेस्ट है इस एग्रीमेंट का जो सऊदी अरेबिया के साथ हमने किया।
तो उनकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक डिलेड है। जाहिर है वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट देख रहे होंगे, और लेकिन ये कि जो टर्की है, जो कतर है, जो ईरान है, ईरान तो डेफिनेटली एक राइवल है सऊदी अरेबिया का, दे आर फीलिंग कंसर्न कि ठीक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए। मेरा सऊदी अरेबिया की अभी तक लेड बैक अप्रोच है। तो सर, पाकिस्तान की तरफ से किसी ने अभी तक आवाज नहीं उठाई है, ये सऊदी के साथ ये मामला डिस्कशन में लेके नहीं आए? आई एम श्योर जो गवर्नमेंट है उन्होंने लाया होगा, डिप्लोमेटिक लेवल पे उन्होंने अपने जो भी उनके तफजात है उनका उन्होंने इजहार किया होगा। लेकिन हम तो जो बीइंग मतलब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो है ओपन सोर्सेज को, तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले करेंगे। टर्की से पहले सऊदी अरेबिया शुड हैव स्टेप्ड इन दिस फाइट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनरल साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि एक और बड़ा अहम सवाल, क्योंकि केपी जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर होता है जब अफगानिस्तान के साथ जो हमारे हालात हैं वो खराब होते हैं, और यकीनी तौर पर वहां पर रिश्तेदारियां भी हैं। बरमला जो हुकूमतें वहां की कह चुकी, केपी की हुकूमत ने एक हुकूमत को ऑफर की थी, विफाकी हुकूमत को, कि अफगानिस्तान के मामले में हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो क्या उनकी मदद नहीं ली जा सकती, जिनका पॉजिटिव जवाब उनको नहीं दिया गया? आप टर्की का बात कर रहे हैं? तुर्की केपी हुकूमत की। सॉरी, कौन सी हुकूमत? खैबर पख्तूनख्वा केपी हुकूमत। देखिए केपी तो मैं आपको शुरू में कह चुका हूं कि सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज इस वक्त है, जो सीरियसली हमें हर चीज में शक्ल कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाहे वो एक दूसरे के साथ यूनिटी है, वो इशू है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। नहीं जनरल साहब, मैं सवाल ही कर रहा हूं कि अगर अफगानिस्तान के स्पेसिफिक मामले की हम बात कर लें तो आपके खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बारहा ये ऑफर की कि हम इसमें मदद कर सकते हैं। इनफैक्ट बानी पीटीआई का भी बयान आया था कि मैं इसमें मदद कर सकता हूं अफगानिस्तान से मामले की। तो क्या उनकी हेल्प नहीं ली जा सकती? मेरा सवाल ये है। देखिए मैं तो कहता हूं लेनी चाहिए। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त पॉलिसी को डिफरेंट थी अफगानिस्तान के बारे में। आपके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल फोरा के ऊपर कहते थे कि ये मेरे भाई हैं अफगानिस्तान के और हमने इनकी मदद करनी है, इनको अपलिफ्ट करने के लिए। जबकि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो सारा कुछ टॉपसी टर्वी हो गया, टोटली चेंज हो गया। उसके बाद हमने हर वो काम किया जिससे हम अफगानिस्तान की अनॉयंस अर्न करें, और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम अफगानिस्तान की गुडविल अर्न करें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आपसे बड़ा एक शॉर्ट सा जवाब एक और चाहिए कि आपको मुस्तकबिल करीब में कितना लगता है कि कितनी देर में या जल्दी हालात जो है वो अफगानिस्तान के साथ कंट्रोल में आ जाएंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि अगर ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो अफगानिस्तान की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर। उनकी सप्लाई लाइन, उनकी ट्रेड सारी कुछ पाकिस्तान से गुजरती है। इस वक्त भी जो खुदोनोश की चीजें हैं वो बहुत महंगी हो चुकी हैं अफगानिस्तान में। ये उनको अभी ऑलरेडी इम्पिंच और उनको फील होना शुरू हो गया है, पिंच होना करना शुरू कर दिया है। तो आगे जाके इस एनवायरनमेंट की वजह से जब हमारे खैर खा मुल्क स्टेप इन होंगे टू सीक रिकंसिलिएशन, तो आई फील कि बहुत थोड़े टाइम में शायद हम खुशखबरी सुने कि हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। बिल्कुल ठीक है, और हम ये दुआ भी करेंगे कि जल्द अज जल्द हमारे जो ताल्लुकात हैं वो सही हो जाए, ताकि यकीनी तौर पर दोनों मुल्कों के आवाम के हक में ये बात जाएगी। बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक के जाने बढ़ने ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सियासी मामला पर गुफ्तगू करेंगे और कमरुल इस्लाम नादर साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी मामलात पर बात करनी है। आज काफ़ी देर के बाद जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने अपने जो जीतने वाले उनके कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबर्स से उनसे खिताब किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी कारकर्दगी की बिना पर हमें वोट मिला। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई पर उनकी जानिब से तनकीद की गई और ये कहा कि कारकर्दगी मेरे से ज़्यादा मरियम और शहबाज शरीफ जो है वो दिखा रहे हैं। तो कमरुल इस्लाम साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। कमरुल इस्लाम साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। कारकर्दगी पर तो हम बाद में आते हैं, लेकिन आज एक बड़ा अहम और दरीना मुतालबा दोहराया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने, और वो ये था कि जी इमरान खान साहब अकेले नहीं बल्कि उसे लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम हैं, उनका पूरा हिसाब होना चाहिए। आज फिर से कहा गया और माजी में भी आपको याद होगा इस तरह के बयानात दे रहे हैं वो। अच्छा, ये मुतालबा किससे कर रहे हैं कि हिसाब लिया जाए उनका और हुकूमत को लाने वाले का? क्या शहबाज शरीफ साहब से फरमा रहे हैं या किसी और से ही बात कर रहे हैं वो? देखें, वो जिनसे बात कर रहे हैं वो प्रोसेस ऑलरेडी जारी है। हमने तो हमेशा जो जिस तरीके से उस वक्त हुकूमत को हटाया गया
उसका प्रोसेस अभी जारी है और मेरे इल्म के मुताबिक जो है सर जो नाम लेते थे वो सिर्फ एक नाम नहीं लेते थे, नाम ज्यादा लेते थे, लेकिन सिर्फ एक के खिलाफ जिस प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं ना वो जारी है। बाकी चले एक से इब्तिदा तो हुई है ना, तो उसका फैसला आने दें, तो इसके बाद इंशाल्लाह देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी मुस्बत इब्तिदा है कि न सिर्फ उस अदारे ने ये कहा, बारहा कहा कि सियासतदान अपने मामलात आपस में बैठ कर तय करें। आप ये कह रहे हैं कि अभी इब्तिदा हुई है, बात इख्तिताम तक जाएगी, बल्कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी खुद अपने आप से शुरू की। सर मेरे सवाल का मैं ये कह, जिस तरह आपने कहा अभी इब्तिदा है तो ये नहीं इख्तिताम तक बात जाएगी, मेरा सवाल ये है। जाहिर है इस इब्तिदा का तो कुछ नतीजा निकलने देना, तो इसके बाद या तो हो ना कि अकाउंटेबिलिटी का ये प्रोसेस कोई लिमिटेड हो या किसी जगह पे, तो ये ऐसा नहीं है। वो उन्होंने खुद अपना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी शुरू की है और वो प्रोसेस जारी है और वो प्रोसेस नजर आ रहा है। तो इंशाल्लाह आगे जाके तो उसमें मजीद बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है सर, कारकर्दगी भी आ जाते हैं साथ ही साथ। आज ये कहा कि हमारी कारकर्दगी की बिना पर हमें वोट दिया है, और इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, टर्न आउट इतना कम था, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि उन्होंने बाइकआउट भी किया। तो एक कारकर्दगी कौन सी? और दूसरा, गुज़िश्ता रोज एक रिपोर्ट शाया हुई है वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से, जिसमें यह दावा किया गया, बल्कि फैक्ट्स रखे गए कि जो बेरोजगारी है वो बढ़ गई है और 80 लाख तक अफराद जो है वो बेरोजगार है। तो सर कहाँ गई कारकर्दगी? ये पहली बात, पहले मरले पे आ जाते हैं कि देखें जहां आप तक आपने जब ये कहा कि टर्न आउट लो था, तो पहली बात तो ये है कि टर्न आउट लो हमेशा ज़िमनी इलेक्शंस में होता है। अब दूसरी बात यह है कि एक सियासी जमात ने उसका बाइकआउट किया। मैं एक पॉलिटिकल होने की हैसियत से, एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये गलत फैसला था, न सिर्फ उनकी सियासत के लिए बल्कि जमहूरियत के लिए भी, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। और उन्होंने न सिर्फ यहाँ पे बाइकआउट किया बल्कि जो मुंतखब हो के ऐवानों में गए हुए हैं, जहाँ की वो वसूल करते हैं, तनख्वाह वसूल करते हैं, वहाँ के अलाउंसेस वसूल करते हैं, उन्होंने वहाँ भी जो है वो खामोशी का इजहार किया। 27वीं आईनी तरमीम पे बाहर तो बहुत डोल पीटते हैं, लेकिन वहाँ पे रजामंदी का मतलब पाकिस्तानी मुआशरे में तो खामोशी का मतलब रजामंदी है। बिल्कुल। अगर इससे उलट मतलब लिया जाए तो हमारे शायद 98% जो मैट्रिमोनियल नोट्स हैं, शादियां ब्याह हैं, वो सारे नल एंड वॉइड हो जाएं कि जी खामोशी का मतलब अगर इख्तलाफ है तो खामोशी का मतलब रजामंदी समझा जाता है। देखें JUI ने इख्तलाफ किया तो उन्होंने बबागे दौल वोट दिए, थोड़े थे या ज्यादा थे, उन्होंने वोट उसके खिलाफ दिए, लेकिन तारीख में क्या कहा जाएगा कि इन्होंने क्या 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत की, यानी हाउस में होते हुए भी सिंगल तरमीम नहीं की, सिंगल एक क्लॉज को डिलीट करने की अमेंडमेंट नहीं मूव की, और फिर ये दावा जो है, और यही बात इलेक्शन पे भी सादक आती है कि जब आप बाइकआउट कर देते हैं तो जाहिर है उसकी लो टर्नआउट की वजह ये नहीं होती कि वो लोग कोई बड़े स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है सर, इस पे आपका मैं एग्री करूंगा इससे कि बाइकआउट की सियासत, एक जुमला मुझे कहने दें, उसकी वजह ये होती है कि जब इलेक्शन में वो ज्यादा गर्मा गर्मी पैदा नहीं होती, वो टसल नहीं बनती इलेक्शन की, तो फिर टर्न आउट लो होता है, एक ये भी वजह। ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल कारकर्दगी वाला था, जो अभी रिपोर्ट आई है इदारा शुमारियात की, 80 लाख अफराद बेरोजगार अभी भी हैं, तो सर क्या कर रही है हुकूमत? बेरोजगारी तो बढ़ रही है। जी थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आप सबसे पहले देखें कि हमारे मुल्क में इंटरेस्ट रेट कितना था, क्या वो हाफ पे आया या नहीं। अब इंटरेस्ट रेट जो नीचे आता है उसके बाद जो है वो एक्टिविटी, चाहे वो मुआशी एक्टिविटी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, वो शुरू होती है। स्टॉक एक्सचेंजेस की कारकर्दगी क्या इम्प्रूव नहीं हुई? स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे जो है इस वक्त वो कुछ 3 गुना ज्यादा हाइट्स पे नहीं गए, हमारी फॉरेन रेमिटेंस इम्प्रूव नहीं हुई, हमारे यानी वो तमाम इंडिकेटर्स जो इकोनॉमी को उठाने में बुनियाद होते हैं उन सब में बेहतरी आई। अब ये जो दो चीजें हैं, मजीद महंगाई को देख ले कि वो जो इन्फ्लेशन का रेट था वो जो 30% को टच कर रहा था वो 3-4% पे आया। अब एक चीज रह गई है और वो चीज है ग्रोथ रेट, शरह नमू, और दूसरी चीज है एम्प्लॉयमेंट। अब ये लैग बिहाइंड करती है हमेशा, उन पहले जो की इंडिकेटर्स है उनसे पीछे होती है। बिल्कुल ठीक है। वो टाइम आया है कि जब उसके नतीजे में इन चीजों के बाद नतीजे में एक्टिविटी आएगी
और फिर एम्प्लॉयमेंट। यानी अभी कह रहे हैं कि अभी नताइज इसके सामने आएंगे, जो बहरहाल ये जो आप स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं या आम आदमी की जिंदगी पे इस पे फर्क पड़ा नहीं है। फिरदौस साहब आपकी जानिब आऊंगा, आप एक तो सबसे बड़ी लबकुशाई आप इस पे फरमा दीजिए, जो नवाज शरीफ साहब ने आज बड़ा अहम दोबारा अपना दरीना मुतालबा दोहराया और उनका मौक़िफ़ फिर वही था, लोबे लुबाब ये था कि मुझे क्यों निकाला। और बहरहाल दूसरा आप जो अभी बात की ख़ास तौर पे आपके बाइकआउट की बात सही है सर, जहां पे आपको मुल्की सियासत में किरदार अदा करना चाहिए वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा बाइकआउट पे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो नवाज शरीफ का मुतालबा कि जिन्हें निकाला उनका एहतसाब किया जाए, बिल्कुल सही मुतालबा है, मैं उसको फुल्ली बैकअप करता हूं। लेकिन पीरियड जो है वो शुरू बता दीजिए कब से करना चाहते, पिछले 25 साल, 50 साल या 75 साल। फिर लेट्स लुक एट इट कि किसने निकाला, क्यों निकाला। आमतौर पे सारी उंगलियां जो हैं एक ही तरफ जाएंगी, जो कि नो गो एरिया है। ठीक है, जरूर करें। अब आप उस नो गो एरिया में जाते हुए जब किसी नीचे वाले के ऊपर करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो अवॉइड कर रहे हैं, फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल है, तो उससे ऊपर कमर बाजवा साहब बैठे हुए थे एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सुपरवाइजिंग, उनका हाथ ये नहीं है। अगर मुशर्रफ साहब को हटाया गया था बाय नवाज शरीफ और जियाउद्दीन साहब थे और उसके बाद पूरी फौज ने रिबेल कर दिया था, तो किसके ऊपर चलाएंगे ट्रायल? इसके वो भी अपनी जगह एक इदारे के हेड तो थे, अगर कोई गैर कानूनी गैर रस्मी हुआ तो वो भी होनी चाहिए। जियाउद्दीन, अगर मुशर्रफ साहब ने इलेक्शंस मैनेज किए और दूसरे लोगों को लाए तो इसमें आपका पॉइंट ये कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका। मुझे मुकम्मल करने दे, मुझे मुकम्मल करने दे प्लीज। एज अ नेशन वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस सिस्टम। हमें एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बनाने की जरूरत है, विच इज अबव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय एनी गवर्नमेंट। इससे कि इस मुल्क का जो जहां हम खड़े हुए हैं, इसके बावजूद कि अल्लाह मियां ने हर किस्म की नेमत हमें अता की। सर, मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो अभी आपने कहा ना ये हमें बनाना चाहिए, यकीनी तौर पर ये सच तब होगा जब हम में यूनिटी आएगी। लेकिन मसला वही है और वही सवाल था कि जहां पे किरदार अदा करने की जरूरत होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से बाइकआउट कर देती है। जी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बॉयकॉट नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेहरों पे से नकाब उतारती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें इन्हीं ने कहा कि जी आप जो है नेशनल असेंबली का जो छोड़ने से बेहतर था कि आप पंजाब और केपी भी छोड़ दे, तो हम फौरन इंतखाब करा देते। हमने पंजाब भी छोड़ दिया, केपी छोड़ दिया, इलेक्शन कराए। क्या 90 दिन में हुए? तो आईन सर, तब तो ये भी कहा गया था ना कि जो लॉन्ग मार्च की कॉल थी, एहतजाज रहने दें, इलेक्शन करा लेते हैं। एहतजाज में तो माने नहीं सर, उस एहतजाज को रोकने पे माने नहीं जहां से मामला बिगड़े। कौन से एहतजाज? तो भाई पंजाब असेंबली से छोड़ा 90 दिन, आईन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। हुआ? केपी छोड़ा, हुआ 90 दिन में इलेक्शन? बिल्कुल नहीं हुआ। अब आप कहते हैं जो अब हमने इवन जो डिलिमिटेशन कराई आपने, वो आपने किसी आईनी इंटर प्रोविंशियल कमेटी से कराई? नहीं, उसमें 2 चीफ मिनिस्टर अनइलेक्टेड थे, तो वो डिलिमिटेशन भी प्रॉपर नहीं है। तो आपके ये जो इतने जमहूरियत पसंद हैं, आइन पसंद है, वो जवाब नहीं। हमें ये लोगों को दिखाना है कि ना ये जमहूरियत पसंद है या ना आइन पसंद है, ये सिर्फ इक्तदार पसंद लोग हैं, इसीलिए इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। ये माजी में भी बारी बारी खेलते थे, तेरी बारी फिर मेरी बारी, तेरी बारी और फिर मेरी बारी। इमरान खान ने एक्सपोज कर दिया। इमरान खान आज भी पूरे कौम को शऊर दे रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, आपने कहा कि बात इनसे नहीं करनी चाहिए, इक्तदार पसंद लोग हैं, इस पे यकीनी तौर पर बात करेंगे नहीं तो आगे बढ़ेगी भी नहीं। ब्रेक के जाने बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। सियासी मामला पर हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। कमरुल इस्लाम रजत साहब, इससे पहले आप सुन रहे थे फिरदौस शमीम नकवी साहब को ब्रेक पे जाने से पहले, जिन्होंने ये फरमाया कि इक़्तिदार पसंद आप लोग हैं और जमहूरियत की नफ़ी करते हैं, बात तो आपसे की नहीं जा सकती। तो मैं तो ये चाहता हूँ जी, यकीनी तौर पर बैठेंगे, बात होगी तो मामला आगे बढ़ेंगे, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? ये पहली बात यह है कि ये ऐसी किसी भी बात को जब तक एविडेंस ना हो एक्सेप्ट नहीं हम कर सकते। कोई भी ऐसी चीज हो तो एविडेंस ये है कि हमने यानी मुस्लिम लीग नून ने और आज की तारीख में अगर कहें तो इत्तेहादी हुकूमत ने हमेशा बातचीत पे जोर दिया, बातचीत के लिए दरवाजे खोले, बातचीत के लिए अपीलें की। और अगर इनकार हुआ तो वो आप देखें, एटीट्यूडनल आप देख लें, रवैये का देख लें, सख्ती का देख लें, तो वो एक तरफ से हुआ। अभी मैं अभी की बात नहीं कर रहा, आप 2014 के धरने से देख लें, शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में कमेटी बनी, बातें तय हो गई, लेकिन जब वो वापस गए तो वीटो हो गया। फिर आप 2018 के बाद जब हमारा वही शिकवे थे जो आज इनके, तो उस वक्त भी लीडर ऑफ द अपोजिशन ने हाउस में खड़े होकर, बाहर किसी टॉक शो में नहीं, किसी सियासी जलसे में नहीं, हाउस में खड़े होकर कहा कि वजीर आजम साहब आप आइए मिसा के मईशत करें और मुल्क को आगे लेके जाएं, पिछली बातों को भूल जाएं। लेकिन एक ही रट थी, चोर डाकू नहीं बैठेंगे। सो मच सो कि जो सोशल एक्शन प्लान था उसके बारे में भी जब मीटिंग हुई सिक्योरिटी इश्यूज पे, तो उसमें अस्करी की आदत तो मौजूद थी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तमाम सियासी जमातों के लोग उसमें मौजूद थे मुल्क की बेहतरी के लिए। फिर जब अभी हुकूमत 2024 की बनी तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने यही अपील की, बार बार की, स्पीकर साहब ने कहा। और मैं आखिरी उसकी मिसाल दे दूं कि जिस दिन 27वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी, उस दिन चकसई साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि जी तीनों जमातें मिलके एक अपना वे फॉरवर्ड बनाएं और इमरान खान के दस्तखत लाना मेरी जिम्मेदारी है। और स्पीकर साहब ने उसी वक्त उनकी ऑफर को एक्सेप्ट किया और कहा जी आज आए बैठे। और उसी सांस में, यानी बैठे भी नहीं, और चकसई साहब ने उसी सांस में कहा कि हम तो आपको मानते ही नहीं, तो बैठे कैसे। अब कहीं ना कहीं से तो इब्तिदा होगी, और जब तक बातचीत नहीं होगी, पॉइंट आपका आ गया, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि कहीं ना कहीं से तो इब्तिदा होगी। अब यकीनी तौर पर इब्तिदा करनी पड़ेगी, और आप लोग ये कहते हैं कि इब्तिदा आप करते हैं, लेकिन आगे से उसको इब्तिदा को तस्लीम किया नहीं जाता। फिरदौस साहब, जिस तरह आप पहले फरमा रहे थे कि बात इनसे करनी नहीं चाहिए, इक़्तिदार पसंद ये लोग हैं, तो सर मेरा सवाल ये कि 22 से आपकी हुकूमत गई, तब से ही एहतजाजी सियासत को अपनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। मुझे कोई एक फायदा बता दें, कोई फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ? लीडर आपका पाबंद सलासिल, पार्टी बिखरी हुई है, अभी जो हालिया ज़िमनी इंतखाब होता है उसमें भी शिकस्त हमें, एक तो इस पे भी आप लोगों का इख्तलाफ रहा कि बाइकआउट करना है, प्रॉपर बाइकआउट किया जाता, फिर 2 सीटों में देखी हमने, फिर हरीपुर में जहां से उम्मीद थी आपको जीतने की, वहां पे भी आप हार गए। जी देखिए, पहली चीज तो जो बरादर मोहतरम फरमा रहे हैं, क्या इन्हीं ने एजाज चौधरी साहब को असेंबली में प्रोड्यूस करा सके? चेयरमैन सेनेट नहीं करा सके। इसी तरीके से क्या अभी शहबाज शरीफ साहब मिलवा सके? नहीं मिलवा सके। जब कमेटी बनी थी तो उसने एक डिमांड की कि हमें इमरान खान से मिलने की इजाजत दी जाए। क्या अयाज सादिक साहब और प्राइम मिनिस्टर ने वो मीटिंग करवा सके? हमने बातचीत पे तो बैठे, ये कहें कि नहीं, तो बात ये, आप घर के जो मालिकान है उससे बात करेंगे या नौकरों से बात करेंगे मसाइल की? हम ये नहीं कहते अच्छा चलिए छोड़िए। एक शिकायत तो कॉमन है ना कि पाकिस्तान में जितने इलेक्शन होते हैं वो फेयर एंड फ्री नहीं होते। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट देख लिए। इन लोगों को तो शर्म से, मैं कहता हूं चुल्लू भर पानी से भी कम की जरूरत होनी चाहिए जो उस रिपोर्ट में लिखा है। The whole election was conducted to ensure that PTI is defeated. इनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नजर आ रही थी पिछले इलेक्शन में। इन्हें खुद भी बॉयकॉट कर देना चाहिए था कि हम ऐसे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे जिसमें आप किसी एक या 2 जमातों को दीवार से लगा रहे, कि आप उनको जलसे की भी इजाजत नहीं देंगे, उनको सिंबल भी छीन लेंगे, उनके लीडर को नाम भी नहीं ले सकेंगे, और ये कहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ था। ऐसा फेयर एंड फ्री इलेक्शन
आइंदा अगर हमेशा होता रहेगा तो ये क्या करेंगे भाई? जमहूरियत की रूह जो है वो इलेक्शन है, और इलेक्शन में अगर अवाम की राय को रद्द कर दिया जाए, यही तो नवाज शरीफ का गिला है, वोट को इज्जत दो। तो क्या इन्हीं ने वोट को इज्जत दी? पैटर्न की रिपोर्ट आई, उसने साबित कर दिया कि हर आदमी ने जिसने पढ़ा कि नवाज शरीफ हारे थे, नवाज शरीफ को रिजाइन करना चाहिए था, वोट नहीं लेना चाहिए था। सिर्फ नवाज शरीफ नहीं हारे, बाकी सीटों का भी है। खुद इन्हें पता है कि किधर फॉर्म 45 एक जमात के पास नहीं होता, फॉर्म 45 हर कैंडिडेट को मिलता है। और इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 और 47 कर तो मुआवजा अपनी साइड पे डाला, उसके अंदर भी जितनी गलतियां वो भी नजर आ रही हैं। पूरी दुनिया को नजर आया कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं है। भाई वही रिफॉर्म कर लेते, अब तुम इक़्तिदार में आ गए हो। कितनी, हम तो 4 साल रहे, हमने तो बड़ी भरपूर कोशिश की थी सही कि ईवीएम्स ले आए। इसको रोकने वाले कौन थे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। इसके हिंदुस्तान में भी यही शिकायतें आती हैं। इट मे नॉट बी द परफेक्ट सिस्टम, होंगी उसमें कमजोरियां, लेकिन इस निजाम से तो कहीं बेहतर है। कभी आरओ का इलेक्शन कर देते हैं, कभी वो जो आरटीएस डाउन हो जाता है, कभी कभी और नाम देके इलेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, फिरदौस साहब आप जो फरमा रहे हैं इसका दुबेदुबाब ये कि जितने भी इलेक्शन हम उठा के देख लें, हर इलेक्शन के सवालात उठते ही दिखाई दे रहे हैं। बड़ी अच्छी आपने बात कीजिए कि इलेक्शन जो है वो जमहूरियत की रूह होती है। नाज़रीन, ब्रेक के जाने बढ़ने ब्रेक से वापस आएंगे तो इलेक्शन की जो एक तजदीद कह लें आप, या जो इलेक्शन के मामलात हैं उस पर हम बात करेंगे कि क्या इस पे हो सकता है कि इलेक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाया जाए। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इलेक्शन रिफॉर्म्स की, तो बड़ा वैलिड पॉइंट एक रेज किया गया फिरदौस शमीम नकवी साहब की जानिब से, जिसको मैं सामने रखूंगा कमरुल इस्लाम नजर साहब के सामने। कमर साहब, यकीनी तौर पर इसमें तो कुछ सदाकत है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बड़ी कोशिशें हुई, ईवीएम का हवाला दिया गया, फिर आप लोगों ने उसको दोबारा डिनाई किया, लेकिन अब 2/3 अक्सरियत आप लोगों के पास है, तरमीम मंजूर कर ली। सबसे लेकिन बड़ा मसला जहां से तमाम मसाइल शुरू होते हैं और जो तमाम मसाइल की जड़ है वो इलेक्शन है यकीनी तौर पर। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए कोई तरमीम या कोई ऐसी चीजें ज़ेरे गौर हैं? इस पे क्यों नहीं आते सारे? देखें, वही तो हम अपील इनसे कर रहे हैं कि अगर आपके कोई खदशात हैं तो आप कोई प्रपोजल्स लेके आए, आप कमेटीज में बैठे। देखें, इनके बयानिया बड़ा दिलचस्प है, बड़ा दिलचस्प बयानिया। यानी एक तरफ ये कहते हैं कि अभी इन्होंने फरमाया कि आपके पास तो कोई इख्तियार नहीं है, और दूसरी तरफ हमें मलून करते हैं, मतून करते हैं, गाली गलोच करते हैं। यानी या तो हम मासूम है, अगर हमारे पास इख्तियार ही नहीं है तो फिर आप हमें क्यों गालियां देते हैं? कमर साहब, क्या हुकूमत या आप समझते हैं कि मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है हमारा इलेक्शन का, चाहे बाई इलेक्शन उठा लें आप या आम इंतखाबात उठा लें, सवाल तो उठते रहे, उस पर रिपोर्ट्स का पहले हवाला दिया जा सकता है, सैकड़ों रिपोर्ट्स इस तरह की आती हैं, लेकिन आप समझते हैं कि क्या बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? ये बहुत सी बेहतरियों की गुंजाइश मौजूद है। मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूं कि उसके लिए देखें, 26वीं आईनी तरमीम जब हुई तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ये भी सिग्नेटरी थे। इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद उन्होंने भी इत्तेफाक किया था, सही, लेकिन जब हुई तो उस वक्त ये मुखालफत कर गए। अब देखें, इलेक्शंस 2 हल्कों में इन्होंने कहा हम हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराना, ये इंडिया या बर्मा। मैं कदर कलामी के लिए माजरत, लेकिन आप ये नहीं समझते क्योंकि सारे देखें पार्टी तो एक ही शख्स की है यकीनी तौर पर, और वो जिस तरह भी पार्टी चल रही है, ये सारी जो सारा मुद्दा हम बयान कर रहे हैं, जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका एक ही हल नहीं कि क्या मुलाकातें अगर उनकी ओपन करा दी जाएं तो ये तमाम मामलात का हल निकला है? कहीं ना कहीं पे तो इनको भी पता होना, क्योंकि अभी बानी से मुलाकात होती नहीं है, कोई बाहर बंदा अपनी बात कर रहा होता है, तो मेरे नजदीक तो हाल तो एक ही कि मुलाकातें रोक क्यों रहे हैं? और इसको मैं ये भी एक शामिल कर लें सवाल कि अब वजीर आला केपी ने ऐलान कर दिया कि जब तक मुलाकात नहीं होती हर मंगल को वो एहतजाज करेंगे वहां जाके। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम मुलाकात के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, मुलाकात होनी चाहिए। अब मुलाकात इख्तियार किसका है? वो सुप्रीटेंडेंट जेल का इख्तियार है, जेल रूल्स के मुताबिक भी, या अदालत का है। अदालत में ये ऑलरेडी गए हुए हैं, अदालत जाहिर है फैसला कर लेगी, मुलाकात हो जाएगी। लेकिन मुलाकात अगर करनी मकसूद हो, देखें आप रात गए तक सड़कें बंद करना, सड़कें ब्लॉक करके बैठ जाना,
यानी मुलाकात के नाम पर शो क्रिएट करना अगर ही मकसद हो, और मुलाकात जत्थों की सूरत में नहीं होती। मैं अपनी एक जाती मिसाल भी दूं तो 9-10 महीने में कुल 4 मुलाकातें मेरी फैमिली की हुई थी। उस वक्त रिकॉर्ड पे हैं, जेल का रिकॉर्ड गवाह है, लेकिन हमने शोर शराबा नहीं किया था, ये काम नहीं किया था, तमाशा नहीं बनाया, यही चीजें थी। तो अब अगर इस बुनियादी चीज वही है, वही सख्ती, वही हरदर्मी, जो सियासत लोगों का वतीरा नहीं है। मैं एक मिसाल दूंगा कि मुर्तजा भुट्टो साहब ने जुल्फकार अली भुट्टो के बाद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 2 मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाई। एक जमहूरी थी और सियासी थी, और दूसरी जो है वो तशद्दुद वाली थी, मज़ामत वाली थी। तो आप देखें कौन सी कामयाब हुई, या जुल्फकार वाली हुई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। टाइम क्योंकि शॉर्ट है, मुझे फिरदौस साहब की जानिब बढ़ना है। फिरदौस नकवी साहब, एक तो मुलाकात का जो बात है ना, मुलाकात कमरुल इस्लाम राजा साहब भी फरमा रहे हैं कि मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए रवैया तब्दील करने की वो बात कर रहे हैं। और दूसरा एक और चीज़ बड़ी अहम है, क्योंकि आज वज़ीर आला पंजाब उन्होंने तनकीद की पीटीआई पे, और हमेशा से एक चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक कर दी जाती है कि बदतमीज़ी और जो तबाही का कल्चर था वो आम किया गया। तो ये आपसे क्यों हमेशा से लत्ती कर दी जाती है सूरत हाल को? ये बात सारी है, ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीरें सुन लीजिए और की लगा देता हूँ, तो ये तो इल्ज़ाम तो कोई भी लगाता रहे। अभी बरादर मोहतरम ने कहा कि अदालत का फैसला, भाई अदालत के ऑर्डर्स को मान लिया सुप्रिंटेंडेंट ने, वो इन सब का बाप है, उसके पास कौन सा इख्तियार है जिसकी बुनियाद पे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को मुस्तरद कर सकता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। स्पीकर ऑफ दी असेंबली के ऑर्डर रद्द कर दे, सेनेट के चेयरमैन के ऑर्डर रद्द कर दे कोर्ट लखपत का, कैसे मुमकिन है? हम कह रहे हैं कि भाई हम पिछले 2.5 साल से हम कितनी दफा रोज एहतजाज में बैठे, हमारी अच्छा मुकाबला करना चाह रहे, निकालें, चैलेंज करता हूं नवाज शरीफ का पूरा रिकॉर्ड निकालें, उसकी कितनी मुलाकातें हुई जितने अरसे वो अंदर रहे, जरदारी का निकालने, कितने अरसे वो जेल में रहे, ज्यादातर तो अस्पताल भाग जाते, और ज्यादा थोड़ा प्रेशर बनता है तो माफी आप लोग भाग जाते, और ज्यादा प्रेशर बनता है तो अपने प्लेटलेट्स कम करा के लंदन भाग जाते। ये तो जीदार आदमी है जो जेल में बैठा हुआ है। इनकी तो मुझे मंतक ही नहीं समझ में आ रही, जो सबूत कह रहे हैं इनके पास ऐसे हैं जिनको जैसे इनको नजर नहीं आ रहा। भाई आपको पिछले इलेक्शन में शिकायत थी जब तहरीक इंसाफ नहीं थी, रिफॉर्म लाना किसका जिम्मा है? हमने तो 4 साल में तब भी बिल पेश किया, आपने रद्द किया। आपने कितने कर दिए? अगर पीटीआई नहीं बैठेगी असेंबली में तो आप कोई काम नहीं करेंगे, लगता तो यही है। असेंबली को कितनी इज्जत देते हैं शहबाज शरीफ साहब, पूरा अब्राहम अकॉर्ड साइन करके आगे विदाउट अ डिस्कशन इन द वेरी असेंबली। इस पे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि कायदे आजम की स्टेटेड पॉलिसी को रद्द कर रहे हैं। 14 अगस्त को कायदे आजम की तस्वीर छापना भूल गए, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये मुमकिन है कि पूरे हर इश्तिहार जो रिलीज हो किसी को सजा दी? तोशा खाने का केस सिर्फ इमरान खान पे चलेगा, बाकी जितने तोशा खाने से लेके गए उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट कर ले। पूरी कोटेक्ना का केस की फाइलें गायब करवा दी। बिल्कुल ठीक है, नहीं सर, मसाइल अपनी जगह पर मौजूद है, मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, और लुब्बे लुबाब इस सारी सूरत हाल का यही है कि माहौल निकालना है तो बैठना पड़ेगा और किसी न किसी को तो इब्तिदा इसकी करनी पड़ेगी। आज के लिए इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।